तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर जूलॉजी वाला सेक्शन छोड़ा था, वो जूलॉजी वाला जो पार्ट है हम लास्ट एंड की कुछ वीडियोस के अंदर करेंगे। अभी जो हम एनिमल टिश्यू वाले हिस्से से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमको 1-2 मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू वाले सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल टिश्यू, व्हाट आर टिश्यूज़। जब हम ये बात जानते हैं कि इन ह्यूमन सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड व्हेन दीज सेल्स कंबाइन टुगेदर दे मेक टिश्यूज़ एंड specific tissues makes a specific organ and that tissue perform the specific functions which belongs to that specific organs। मतलब कि सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन्स बनाएंगे। जो ऑर्गन स्पेसिफिक काम करता होगा वही स्पेसिफिक काम जो है टिश्यू करने में मदद करती है। अगर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स देखोगे तो वो अलग अलग टिश्यूज से बना हुआ है। स्किन अलग टिश्यू से, लिवर अलग टिश्यू से, हार्ट अलग काइंड के टिश्यू से। तो इस तरीके से अभी हम जो अपने इस वाले में करेंगे, हम 4 तरीके के टिश्यूज़ करेंगे। ये और फर्दर सब डिवाइडेड है, मतलब और अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ वो मैं आपको करूँगा। सबसे पहले करेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू, फिर हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, फिर हम करेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड द लास्ट वन इज़ द नर्वस टिश्यू। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये हमारी स्किन या ओइसोफेगस, जैसे हमारे गले के अंदर जो पाइप जा रहा है ओइसोफेगस, उसकी लाइनिंग में, माउथ के अंदर की लाइनिंग में, इस जगहों पर, ऐसी जगहों पर आपको मिलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी और इंटरनल फ्री सरफेस ऑफ मैनी ऑर्गन्स। अगर कोई ऑर्गन है अंदर का, खाली जगह है, मतलब कोई कैविटी है, तो उस पर भी हमें एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए मिल जाता है। ऑर्गन के एक्सटर्नल सरफेस पे भी देखने के लिए मिल जाता है। इसकी जो एपिथेलियल सेल की जो एपिथेलियल टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं वो बहुत पास में होती हैं, ठीक है। और इन एपिथेलियल सेल्स को जो है ना न्यूट्रिशन या नरिशमेंट जो होता है वो किसी ब्लड वेसल्स, कोई नसों के द्वारा या नसों के कोई सिस्टम के द्वारा नहीं मिलता, रेदर देन कि ये इसको जो नरिशमेंट मिलता है वो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है। मतलब मान लो ये एपिथेलियल सेल्स हैं, तो इसके नीचे जो सेल्स होंगी ये उससे न्यूट्रिशन ले लेंगी। ये तो ये वाला हिस्सा जो है एपिथेलियल सेल्स है, ये जो नीचे जो सेल्स हैं ना उनसे अपना नरिशमेंट ले लेती हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, फंक्शंस जो होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का जो फंक्शन होता है कवर करना एक्सटर्नल सरफेस को और इनर लाइनिंग और लाइनिंग ऑफ फ्री सरफेस। बेसिकली कहने का मतलब है कि प्रोटेक्ट करके रखना जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको। ये हमें कहाँ मिल जाएंगे, जैसे स्किन के ऊपर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ग्लैंड्स हो गए, ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वहाँ। या कोई खाली ऑर्गन है तो उसकी खाल पे, उसके सरफेस पे भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि अगर आप फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब देखेंगे, ऐसे फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, यहाँ से ओवरीज बनते हैं, इसकी इनर लाइंस पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नाक के अंदर नेस्कल पैसेज, उस पर भी आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने के मिल जाएंगे। ब्रोंकाइल्स हमारे लंग्स के अंदर जो होते हैं उसमें भी देखने के लिए मिल जाएगा। ट्रैकाई जो गला होता है वो 2 हिस्से में बढ़ जाता है, ये ट्रैकाई के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ओइसोफेगस हो गया, मुंह के अंदर हो गया, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक मिनट मैं देखता हूँ। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक करा देता हूँ, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं हम यहाँ पर। अलग अलग तरीके के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। एक सेकंड, ठीक है। देखो किस तरीके के काम करता है कौन सा टिश्यू, उसके हिसाब से हमने अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ को डिफ्रेंशिएट कर रखा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था
एपिथेलियल टिश्यू जो लाइनिंग में होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। चारों को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ब्लड जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो क्या करता है तो फ्लूइड, बट वो अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है, तो इसीलिए उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, ये हमारे ऑर्गन्स को कवर करके रखता है और प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, कोई ऑर्गन हो गया या कोई खाली जगह हो गई बॉडी के अंदर, कोई कैविटी हो गई, जैसे ऑर्गन के तो एक्सटर्नल सर्फेस, ये मान लो एक सेकेंड रुकिए, मान लो दिस इज़ एन ऑर्गन, तो इसके एक्सटर्नल पे तो रहता है, अगर रहेगा तो बाहर तो रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये इसके अंदर भी रहेगा, अंदर की दीवारों पे भी रहेगा। जैसे कि अगर आप हमारा गला देखेंगे, मान लीजिए किसी ह्यूमन का नेक है इस तरीके से, तो उसके अंदर की जो लाइनिंग है ना, अंदर की, वहाँ पर भी आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए मिलेगा। अगर आप अपने किसी ह्यूमन का माउथ देखें अगर आप, तो उसके अंदर जो होता है, माउथ के अंदर भी आपको एपिथेलियल टिश्यूज़ की लाइनिंग देखने के लिए मिल जाएगी। ये इसका काम क्या होता है, अगर ये स्किन के ऊपर है तो ये बाहर किसी एनवायरनमेंट से, किसी एजेंट को, किसी डस्ट को, किसी डिजीज़ को आने से रोकता है, तो इट एक्ट एज अ बैरियर। ठीक है, जैसे स्किन हो गया, द स्किन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग है, जो हमारी ब्लड वेसल्स नसें होती हैं उसके अंदर जो लाइनिंग होती है, हमारे लंग्स के, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर लंग्स के अंदर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बैग से होते हैं जो फूलते हैं बाद में जाके, दैट इज़ नोन एज एल्विलाई। तो एल्विलाई के अंदर वाला सरफेस के अंदर भी हमें एपिथेलियल सेल्स देखने की, टिश्यूज़ देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से हमारे ट्यूब्स, किडनी होते हैं, किडनीज़ होते हैं हमारे। तो अगर किडनी देखेंगे तो किडनी के अगर आप बिल्कुल जूम करें तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। ट्यूब्यूल्स छन्नी की तरह होते हैं ऐसे कुछ, तो ट्यूब्यूल्स के अंदर की लाइनिंग में आपको एपिथेलियल सेल्स की देखने के लिए, टिश्यूज़ की देखने के लिए मिलेगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इलेप्टिकल टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जब टाइटली पैक्ड होते हैं तभी तो एक तरीके से लेयर क्रिएट करेंगे जो बाहर से चीज़ों को आने में हिंड्रेंस क्रिएट करेगी। लगभग ना के बराबर इंटरसेल्युलर स्पेस होता है इसके अंदर। जितने भी एपिथेलियल होते हैं, अलग अलग तरह के एपिथेलियल होते हैं, अभी हम उसको देखेंगे। वो ये कह रहे हैं जितने भी तरीके के एपिथेलियल होते हैं इज़ यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यूज़ बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई ज़रूरी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं, डिफरेंट एपिथेलिया शोइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। मतलब अलग अलग एपिथेलिया दिखने में अलग अलग होते हैं, वो उनके फंक्शंस की वजह से दिखने में अलग होते हैं, अलग काम करते हैं, इसलिए थोड़ा अलग देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप अपने खून की नस जो है, जो हमारी नस है, ब्लड वेसल जो है, और लंग्स की जो एल्विलाई है, अगर आप उसको देखोगे, उसकी जो लाइनिंग देखोगे वो अलग होती है। इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल ये कह रहे हैं अगर आप अपने नस या फिर फेफड़ा, लंग्स की जो एल्विलाई होती है उसके अंदर की लाइनिंग देखेंगे ना, तो उसका काम ज़्यादा कुछ नहीं है। उनका काम क्या है, ब्लड को, जैसे अगर ये नस जा रही है तो अब इसका काम क्या है, इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, पर साथ में अगर किसी सेल से मिल रही है तो ये उसके अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। गंदे ब्लड को बाहर से अंदर करने में मदद करेगा। ऐसे एल्विलाई है, एल्विलाई का काम क्या होगा, ऐसे मान लो ये लंग्स है बहुत बड़ा, लंग्स के अंदर ये एल्विलाई है, एल्विलाई क्या करेगा, बाहर से एयर लेगा और अंदर लेके जाएगा, तो सेमी परमिएबल हो गया फिर तो इसका सरफेस, मतलब अपने अंदर से बाहर किसी चीज़ को लेके जा रहा है, बाहर से अंदर ला रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही एक सिंगल चादर का होगा, क्योंकि बिल्कुल टाइट पैक नहीं होगी, थोड़ी बहुत जगह छोड़नी पड़ेगी चीज़ों को अंदर बाहर ले जाने के लिए। तो ये सिंपल फ्लैट जैसा होगा, तो इसको कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या कहेंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कुछ इस तरीके से सिंगल शीट है, एक सिंगल चादर का बना हुआ है। स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, बहुत ही पतला, बहुत ही नाजुक, पतला और नाजुक होता है।
ये कह रहे हैं सिंपल स्क्वेमिश एपिथेलियल सेल्स आर कैसी होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, सीधी होती हैं और पतली एकदम नाजुक डेलिकेट मेम्ब्रेन की बनी होती है, बिल्कुल नाजुक मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ऐसे हमारे गले जो फूड पाइप है ओइसोफेगस है उस और माउथ की लाइनिंग है वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी हुई होती है। हमारी स्किन जो है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी हुई है, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, हमारी स्किन इतने उसकी जो लेयर होती है इतनी नाजुक नहीं होती, थोड़ी सी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे ओइसोफेगस की लाइनिंग और माउथ के अंदर की लाइनिंग। इसीलिए ये बहुत सारी लेयर्स की बनी हुई है। अगर आप यहाँ देखो तो अलग अलग तरीके की लेयर्स की बनी है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स की बनी। तो स्ट्रेटिफाइड लेयर्स है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। अगर यही एपिथेलियल सेल ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में मदद करें या अपने अंदर से कोई चीज़ ले आने में मदद करें, जैसे कि इंटेस्टाइन। अगर आप हमारे इंटेस्टाइन देखें तो उसका काम क्या हो गया? इंटेस्टाइन का काम हो गया कि ब्लड को एब्जॉर्ब करना, ब्लड में से खाने को एब्जॉर्ब करना, हार्मोन्स सीक्रेट करना। तो यहाँ की जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उसकी जो सेल्स होती हैं वो लंबी होती है, ठीक है। तो इसीलिए कॉलम की तरह होती है, इसीलिए हम उसको कॉलमनर एपिथेलियल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉलमनर एपिथेलियल। ये रहा कुछ इस तरह। तो ये कॉलमनर होती है, ऐसे कॉलम से बने हुए होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ जगह पे ऐसे कुछ आने जाने की जगह दिख रही हो खाली, इसका काम है एब्जॉर्ब करने में मदद करने का, ठीक है। ऐसे ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक भी देख लेंगे, सांस लेने वाला, वहाँ पर भी उसका काम यही है, एब्जॉर्ब करना एयर को, ऑक्सीजन को। तो ये कह रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वहाँ पर भी हमें कॉलमनर एपिथेलियल देखने के लिए मिल जाएगा। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर जो होता है सिलाई होता है, सिलाई मतलब बाल जैसे चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सिलाई क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। ये सिलाई क्या करेगा? मूव करेगा और चीज़ों को जैसे खुद मूव करेगा, मूवमेंट करने में मदद करेगा और चीज़ों को पुश करने में या पुल करने में मदद करेगा। तो अगर वहाँ पर बाल हैं, अगर किसी एपिथेलियल सेल के अंदर बाल है, कॉलमनर अलग था, अगर किसी एपिथेलियल सेल के अंदर बाल है तो उसे बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। क्या बोलेंगे? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल की। ये हमें ज़्यादातर हमारे सलाइवा जहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में देखने के लिए मिल जाएगा, किडनी वाले ट्यूब्यूल्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है हमें किडनी के ट्यूब्यूल्स में, साथ ही साथ सलाइवरी ग्लैंड्स या सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट में देखने के लिए। डक्ट वो जगह जो सलाइवा को ग्लैंड से किसी हार्मोन को ले जाने में मदद करती है। अलग अलग ग्लैंड्स के अलग अलग डक्ट होते हैं, इसीलिए 2 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अनदर वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता, मतलब वो जगह नहीं होती है जो सीधे जो हार्मोन किसी ग्लैंड ने बनाया उसको ले जाए वहाँ से और जहाँ पर लेके जाना सीधे टारगेटेड जगह पे छोड़ दें। ये अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर डालते हैं डायरेक्टली, और ब्लड जो होता है फिर अलग पूरी बॉडी में या जिस भी जगह पे ले जाना वहाँ ले जाते हैं। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डिफरेंट। इनके पास अपना डक्ट होता है। डक्ट मतलब वो ट्यूब या कोई रास्ता जहाँ पर ये सीधे उस रास्ते में अपना हार्मोन छोड़ेंगे, और वो रास्ता जो होता है किसी टारगेटेड जगह पे अपने हार्मोन को ले जाएगा। समझ में आया आपको? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो हमें किडनी के ट्यूब्यूल्स में सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट में देखने के लिए मिलेगा। एपिथेलियल सेल्स ऑफ्टन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। कभी कभी क्या होता है, कोई एपिथेलियल सेल्स है, अगर वो एक
स्पेशल रोल निभाए, एक तरीके से ग्लैंड का काम करे, मतलब हार्मोन्स निकालने का काम करने लग जाए। अगर कोई एपिथेलियल सेल जो होती है कोई एडिशनल स्पेशलाइजेशन अपने अंदर ले ले, मतलब वो भी हार्मोन छोड़ने लग जाए, ठीक है, विच कैन सीक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। देखा, अगर वो भी सब्सटेंस छोड़ने लग जाए, हार्मोन छोड़ने लग जाए, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। समटाइम अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, कभी कभी क्या होता है, अगर कोई एपिथेलियल सेल के, ये मान लो सेल्स है और वो कुछ ऐसे तरीके से फोल्ड हो जाता है, जैसे ऐसे गया गया गया, एक तरीके से आपको दिख रहा है तो ये ऐसे थी, बट यहाँ पर हमें फोल्ड देखने के लिए मिल गया कुछ इस प्रकार से। कभी कभी अगर ऐसा होता है तो इनवर्ड फोल्ड हो जाता है और उस जगह पर मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स बन जाते हैं, मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स। अब वहाँ पर हार्मोन सीक्रेट होगा और इस तरीके के एपिथेलियम को हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, कभी कभी एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होता है, वो अपने अंदर एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेते हैं जिसमें कि वो हार्मोन सीक्रेट करने लग जाते हैं। तो वो ऐसा तब होता है अगर उनकी सीधे एपिथेलियल सेल्स के अंदर कोई इनवर्ड फोल्ड हो जाता है सेल्स का, तो इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बना लेंगे एक इनवर्ड, यहाँ मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स बन जाएंगे और वो हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे। अभी हमने एक तरीके का टिश्यू देखा, दैट वाज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल देखा, ठीक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल देखा, क्यूबॉइडल स्क्वैमस एपिथेलियल देखा, ठीक है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल देखा और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम देखा। अब बात करते हैं ऐसे टिश्यूज की जो हेल्प करने, दो चीज़ों को कनेक्ट करने में मदद करता है, जैसे कि बोन, ये भी तो बहुत किसी न किसी दो चीज़ों को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गए, टेंडेंस हो गए, ठीक है, लिगामेंट्स हो गए, ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड क्या है, ब्लड हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करने में मदद करता है। अब ये कह रहे हैं द सेल्स, जो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं उनकी जो सेल्स होती है ना, वो लूजली स्पेस्ड होती हैं, काफ़ी जगह होती है बीच में। एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है, जो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे उसके सेल्स ना बहुत लूज़ होंगे, इसके जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत लूज़ होंगे। जब ये लूज़ होंगे तो किसी न किसी चीज़ के अंदर होंगे, मतलब इन्होंने अपनी पोजीशन किसी और चीज़ के अंदर ले रखी होगी। सिंपली कहने का मतलब है, एक पानी होगा, लिक्विड होगा या कोई फ्लूइड होगा, या कोई फ्लूइड को मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू जो हो गए वो चीनी हो गई और पानी जो हो गया वो फ्लूइड हो गया। अब ये चीनी उस पानी के अंदर जगह ले लेगी, इसी तरीके से जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो किसी फ्लूइड के अंदर जगह ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड जो है, ब्लड के अंदर आपको आरबीसी देखने के लिए मिलेगा, डब्ल्यूबीसी देखने के लिए मिलेगा, आरबीसी देखने के लिए मिलेगा आपको, डब्ल्यूबीसी देखने के लिए मिलेगा, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स देखने के लिए मिलेगा, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स देखने के लिए मिलेगा, प्लेटलेट्स देखने के लिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक लिक्विड के अंदर होगा, दैट लिक्विड इज नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ मैट्रिक्स। ये तीनों के तीनों जो कनेक्टिव टिश्यू है ये इस फ्लूइड के अंदर होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे बोन्स के सेल्स होते हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी एक फ्लूइड के अंदर मिलेगा। वो फ्लूइड जो होता है कैल्शियम से बना होता है, हार्ड कैल्शियम से बना होता है, कुछ इस तरीके से ये तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं और वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। वो जो मैट्रिक्स होता है जेली जैसा हो सकता है, फ्लूइड जैसा हो सकता है, डेंस रिजिड भी हो सकता है जैसे बोन वाले केस में है, ठीक है। जैसे ब्लड, मैंने बोला ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो एक फ्लूइड के अंदर होता है, जो फ्लूइड क्या है, प्लाज्मा। वो फ्लूइड बोल लो या मैट्रिक्स बोल लो, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर आपको रेड ब्लड कॉर्पसल्स देखने के लिए मिलेगा, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ आपको प्लेटलेट्स भी देखने के लिए मिलेगा। प्लाज्मा जो होता है वो प्रोटीन्स, सॉल्ट्स और हार्मोन से बना हुआ होता है। अब इसके अलावा बात करें
बोन इज ऑल्सो एन कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। बोन एम्बेडेड होता है हार्ड मैट्रिक्स, जो किससे बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है, कंपाउंड से बना होता है। इसी तरीके से लिगामेंट्स की बात करें, लिगामेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दो बोन्स को जोड़ने में मदद करता है। लिगामेंट थोड़ा इलास्टिक होता है, लिगामेंट्स के अंदर जो होता है कम मैट्रिक्स होता है, ठीक है। लिगामेंट का काम क्या होता है, दो बोन को कनेक्ट करना। इसी तरीके से टेंडन जो होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, बट टेंडन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो पतले पतले धागे से होते हैं, ठीक है, थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे, एक बोन्स को प्लस हमारे मसल्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। टेंडन्स जो होते हैं हमारे मसल्स और बोन को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। फाइब्रस धागे जैसे होते हैं, पर उन धागों में बहुत स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट बहुत कम होती है, ठीक है। इसी तरीके से कार्टिलेज हो गया, जो हमारे कान में होता है, या अगर ऐसे हड्डी होती है हमारी, तो उसके ऊपर यहाँ पर बहुत मुलायम सी एक चादर होगी, बहुत मुलायम सी एक चादर होगी, वो कार्टिलेज होगा। उसका काम क्या होता है, जब हमारी दो बोन्स होती हैं, तो ये दो बोन्स के ऊपर चढ़ गया, तो ये अगर कभी टकराएगी तो स्मूथ मूवमेंट करने में मदद करता है, आपस में टकरा के ज़्यादा रगड़ नहीं क्रिएट करने में मदद करता, ठीक है। कार्टिलेज जो होता है स्पेस्ड होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं काफ़ी स्पेस्ड होते हैं। ये भी एक सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर होता है, और मैट्रिक्स इससे बना होता है वो शुगर और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसी तरीके से एक होता है हमारा एरियोलर, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, इट इज़ फाउंड बिटवीन स्किन्स एंड मसल अराउंड ब्लड वेसल्स। नहीं सॉरी, ये कहाँ मिलता है, इट इज़ बिटवीन स्किन, मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स इन एंड द बोन मैरो। तो एरियोलर मसल्स टिश्यू जो होता है हमें हमारे स्किन के पास, मसल्स के पास, ब्लड वेसल्स के पास, नर्व्स के पास और बोन मैरो के अंदर। ये क्या करता है, एरियोलर टिश्यू जो होता है किसी भी ऑर्गन के अंदर खाली जगह होती है वहाँ पर भी देखने के लिए उस जगह को भरने में मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वो होते हैं, पहली बात तो फैट जो होता है हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, फैट जो होता है ऐसे टिश्यूज़ के अंदर होता है जिन्हें हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये हमारी स्किन के नीचे होता है या इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है। तो ऐसे टिश्यूज़ जो फैट को स्टोर करने में मदद करते हैं, दोज टिश्यूज़ आर नोन एज एडिपोज टिश्यू। Again, the cells of these tissue, इस टिश्यू की जो सेल्स होती है आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। बस इतना वो आगे करने की ज़रूरत है। इसके बाद बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं उनकी सेल लंबी होती है, ठीक है। मसल्स जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ को हम जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी कहते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी कहते हैं, जिनका काम क्या होता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करना। तो मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ भी, प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है। दीज मसल्स, जो हमारे मसल्स होते हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे स्केलेटन से अटैच होते हैं। दैट्स वाई दीज मसल्स आर नोन एज स्केलेटन मसल, ठीक है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ तो मसल्स जो होते हैं 3 तरीके के मसल्स देखने के लिए मिलेंगे। वन इज स्ट्रेटिएटेड मसल, अनदर इज अनस्ट्रेटिएटेड मसल, एंड थर्ड वन इज कार्डिक मसल। अगर स्ट्रेटिएटेड मसल्स बोले तो जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जैसे हमारे हाथ की मसल्स, पैर की मसल्स, गर्दन की मसल्स, इस तरीके की मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें हम स्ट्रेटिएटेड मसल्स कहेंगे। अगर स्ट्रेटिएटेड मसल्स को अगर आप माइक्रोस्कोप के द्वारा जूम करके देखते हैं तो हमें वहाँ पर ऐसे बैंड्स, ये देखो, ये वाइट बैंड, दूसरा ब्लैक बैंड, वाइट बैंड, ब्लैक बैंड, वाइट बैंड, ब्लैक बैंड, कुछ इस तरीके से स्ट्रेटा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसी स्ट्रेटा के हिसाब से हमको स्ट्रेटिएटेड मसल बोलते हैं। ये कह रहे हैं जो सेल्स होते हैं वो लंबे हैं, देखिए आप इसके सेल लंबे हैं, सिलेंडर की तरह है, कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, साथ में
अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लियड, आपको कितनी सारी न्यूक्लियस मिल रही है, 1 2 3, और इसकी तरह की ब्रांच भी नहीं बटी हुई, देखो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, या ये देख लीजिए ब्रांच है 1 ब्रांच, ये देखिए दूसरी ब्रांच, तो पर यहाँ पर तो कोई ब्रांच नहीं, सिंगल है। तो इस तरीके से होते हैं हमारे स्ट्रेटेटेड मसल। अब बात करते हैं हमारे इनवॉलेंट्री मसल, या जिसको हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल या स्मूथ मसल जो होता है वो ज़्यादातर हमारी आँखों की आइरिश वाली वॉल हो गई, यूट्रस की वॉल हो गई, ब्रोंकाई हो गए, इस जगह पे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये अनस्ट्रेटेटेड या फिर इनवॉलेंट्री मसल जो होती हैं वो ऐसी जगह पर होती हैं जिनको हम कंट्रोल, जिन मसल्स की मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इनको देखें तो ये यूनिन्यूक्लियाइड होती है। अगर आप ये देखिए, ये एक सेल है, पर आप यहाँ पे देखो तो एक ही न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, यहाँ एक ही न्यूक्लियस है, तो यूनिन्यूक्लियाइड है। क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड, और इसकी सेल्स के जो किनारे हैं वो पॉइंटेड है, सेल्स के किनारे क्या है? पॉइंटेड है। इसीलिए इन मसल्स को हम या तो अनस्ट्रेटेटेड मसल्स कहते हैं, अनस्ट्रेटेटेड सेल्स कहते हैं, या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, या फिर स्मूथ मसल्स, कुछ भी कहते हैं। इसके अलावा हमारा आखिरी मसल जो आता है दैट इज़ अ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल अगर आप देखें तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, पर इसके अंदर स्ट्रेटास होते हैं, बटे ब्रांच बटे हुए। आप देखें तो यहाँ पर ब्रांच देखने के लिए आपको देखिए, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी, ये ब्रांच आपस में कनेक्टेड भी हैं। साथ में आपको अलग अलग बहुत सारी न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्या होता है, सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लियेट। क्या है? यूनिन्यूक्लियेट। अगर आप यूनिन्यूक्लियेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बांट रखा, देखिए एक सेल है, इसके अंदर एक ये रहा, एक है ये रहा, तो ये जो बटे हुए हैं, इसलिए ये यूनिन्यूक्लियेट इनको कहा गया है। तो हमने क्या देखा, स्ट्रेटेटेड जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज स्ट्रेटेटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल, या फिर इनवॉलेंट्री मसल कहेंगे, या फिर अनस्ट्रेटेटेड स्मूथ मसल कहेंगे। इसके अलावा तीसरा जो कार्डियक मसल। अब बात करते हैं हम नर्व्स टिश्यू की, जो हमारे दिमाग के अंदर होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है। ये जो जहाँ हमारा ब्रेन होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ये बने हुए, या फिर नसें जो होती हैं वो नर्व्स टिश्यू से बनी हुई होती है। एक सिंगल सेल को, नर्व्स टिश्यू की एक सिंगल सेल को जो होता है नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स बोलते हैं। अगर हमारे नर्व टिश्यू है, नर्व टिश्यू की सिंगल सेल को हम न्यूरॉन या फिर नर्व सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन जो होता है हमारा, उसके अंदर एक सेल बॉडी होती है। अगर आप ये देखिए, ये सेल बॉडी, ये पूरा ही सेल बॉडी है। अगर तो इसके अलग अलग पार्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि ये येलो कलर का साइटोप्लाज्म है, ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखने, ये नर्व एंडिंग है, सॉरी, यहाँ पर डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स किसी और न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग के अंदर कनेक्टेड होते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा, नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं कहाँ पर हमने छोड़ा था। हाँ जी, तो अभी मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यूज़ बता ही दिए। सिंपल स्क्वायमस होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, हमने देख लिया। कनेक्टिव टिश्यू भी देख लिए हमने, जो दो ऑर्गन्स या दो जगहों को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, ये कनेक्ट करते हैं और बाइंड करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स को, और साथ में हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, सपोर्ट करने में मदद करते हैं। जैसे हमने देखा था, अगर कोई टिश्यू जो फैट स्टोर करता है तो उसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये हमारी स्किन के नीचे मिलता है। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स जो होते हैं वो दो बोन्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? बोन के ऊपर होता है, जो स्मूथ जो हमारी कान के अंदर होता है, नाक में होता है, नाक के ऊपर की बोन को कार्टिलेज से बनी हुई होती है, कुछ इस तरीके से। लिगामेंट्स जो होते हैं, टेंडेंस जो होते हैं वो होते हैं फाइब्रस। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं टेंडेंस। ये फ्लेक्सिबल
और इन इलास्टिक, ज़्यादा थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है बट ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करती है, ठीक है। मस्कुलर हमने देखा मस्कुलर में हमने देखा स्ट्रिप्ड टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या तो हम स्ट्रिप्ड टिश्यूज़ बोलते हैं, या फिर वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, या फिर स्मूथ मसल्स बोलते हैं। इसी तरीके से अनस्ट्रिप्ड होता है, या फिर उसको इनवॉलेंट्री कह लो, कार्डियक होता है, ये भी देख लिया हमने। अनस्ट्रिप्ड की बात करें अनस्ट्रिप्ड वाली जो मसल्स होती हैं उन्हें हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर आपको जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे ओसोफेगस की वॉल हो गई, रेक्टम की वॉल हो गई, या यूरेट्रा हो गया, या एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ब्लड वेसल, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। स्ट्रिप्ड वाले जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ये ज़्यादातर आपको हाथ मसल्स टेंडन्स की जगह पर देखने के लिए मिल जाएगा। नॉर्मली 1 और 2 एंड ऑफ द मसल्स कनेक्ट विद द बोन्स ऑफ द टेंडन्स, ठीक है। तो छोटी कार्डियक वाला जो हमारे दिल के अंदर होता है, ये कह रहे हैं देयर आर ओवर 650 स्केलेटन मसल्स। लगभग हमारे शरीर पे कितनी स्केलेटन हड्डियों के ऊपर चढ़ी हुई कितनी मसल्स होती हैं? 650 होती हैं। सबसे बड़ी जो मसल्स होती है दैट इज़ ग्लूटियस मैक्सिमस, जो हमारी हिप के ऊपर होती है। सबसे छोटी जो मसल्स होती है दैट इज़ स्ट्रेप्टियस मसल्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारी जॉ की होती है, ठीक है। मसल्स के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। एक चीज़ ये याद रखनी है, जो वर्टिब्रेट्स, जैसे हम इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे वर्टिब्रेट जो होता है उनकी सेल के अंदर जो होता है, उनकी सेलुलर टिश्यू के अंदर बहुत कम मात्रा में सोडियम आयन होता है, पर पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिसेप्टर एरेक्टर पिली आर द मसल्स फाउंड इन द स्किन विच मेक द हेयर ऑफ द स्किन। हाँ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जैसे हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर कभी आपने बाल देखे होते हैं जो खड़े हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो एक मसल है दैट इज़ एरेक्टर पिली। इसके बाद है सिलिएटेड, मैंने आपको बताया ऐसी एपिथेलियल सेल जिसके ऊपर सिले बाल होते हैं उनको हम सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। ये आपको फेलोपियन ट्यूब या फिर ब्रोंकाई या फिर इन जगहों पे देखने के मिल जाएगी। नर्व टिश्यू जो होते हैं दो तरीके सेल से बनी होती है, वन इज नर्व सेल्स या न्यूरॉन, दूसरा इज न्यूरोलजिया। क्या है? न्यूरोलजिया। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्लड की, दैट इज मेड अप ऑफ दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। स्लाइटली ब्लड जो होता है हमारा बेसिक होता है 7.3 7.4.5 होता है 7.45 होता है। लगभग एक इंसान में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हमारा ब्लड जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, वन इज़ प्लाज्मा जो कि फ्लूइड या मैट्रिक्स का काम करती है, सेकेंड इज़ ब्लड कॉर्पसल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एंड थर्ड इज़ अ प्लेटलेट जो कि एम्बेडेड होता है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा मैंने आपको बताया था जो ये क्या बोलते हैं, हमारे हार्मोन, सॉल्ट्स और वाटर से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन सबसे। प्लाज्मा का काम क्या होता है? प्लाज्मा का काम होता है कि हार्मोन्स को, डाइजेस्टेड फूड को, हीमोग्लोबिन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में मदद करता है। अगर हम प्लाज्मा के अंदर से प्रोटीन और फिब्रिनोजन निकाल लें और प्रोटीन निकाल लें तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ सीरम बचेगा। क्या बनेगा? सीरम बचेगा। अब बात करते हैं ब्लड कॉर्पसल्स की। 3 तरीके के होते हैं, ये हमने देख लिया, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स की बात करें, अगर उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव मतलब ये है कॉनकेव, यहाँ से भी कॉनकेव, बाइकॉनकेव ही होगा। एक ये रहा बाइकॉनकेव हो गया। कुछ इस तरीके से हमारे आरबीसीज होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे आरबीसीज के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैमल और लैम शिप की तरह होती है, भेड़ की तरह, जिनकी गर्दन बहुत बड़ी होती है,
लंबी होती है और रोटेट कर लेती है अपनी गर्दन को। लेमा और कैमल की अगर आरबीसी देखें तो वहाँ न्यूक्लियस मिल जाएगा, उसके अलावा किसी की भी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है। आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो बनती है। लगभग आरबीसी की लाइफ टेन्योर क्या होता है? 20 से 120 दिन होता है। स्प्लिंज एक जगह होती है जहाँ पर हमारी आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके लेके जाने का काम होता है। ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की एडल्ट आदमी की नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ 12 से 6 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अगर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है तो उसमें से 12 से लेकर 16 ग्राम जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। इसका काम क्या होता है आरबीसी का? कि ऑक्सीजन को कैरी करना है लंग से सेल तक, या फिर ऑक्सीजन को कैरी करना है बेसिकली, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना। अगर किसी के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसे एनीमिया डिजीज़ हो जाता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 5% आरबीसी कम हो जाता है। अगर हम 4200 मीटर ऊपर हाइट में हो लगभग, तो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी 30% बढ़ जाता है। हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी को मेजर करने में हेल्प करता है। अब हम बात करें, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई नहीं, रेड ब्लड सेल को जो होते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। इसी तरीके से हम वाइट ब्लड सेल्स को जो होते हैं, या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को जो है हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। उसे रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। जैसे कि आरबीसी फॉर्म होती है, या फिर ऐसे कह सकते हो हमारे बोन मैरो में जो है आरबीसी भी फॉर्म होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी होता है, और वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी यहीं फॉर्म होता है। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में, लिम्फ नोड में होते हैं, और कहीं लीवर में भी होते हैं। जैसे आरबीसी का जो लाइफ पीरियड था दैट वाज 20 to 120 डेज, और इसी तरीके से वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का जो टेन्योर होता है दैट इज़ 13 to 20 डेज। ठीक है। अगर हम सो रहे होते हैं तो 5% कम हो जाता है आरबीसी। अगर हम 4200 की हाइट मीटर के ऊपर होते हैं तो लगभग 30% बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो एक ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन रेंज जो है 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होती है। मतलब अगर 1000 ये छोटा वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसका काम ये होता है कि डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखना। अगर 600 आरबीसीज होंगे तो एक वाइट ब्लड अगर 600 रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होंगे तो एक वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होगा। हमने अभी देखा था क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को। लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ लाइकोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होते हैं एक टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स होते हैं। दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। ठीक है। ये डिजीज से प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। ऐसे डिजीज़ जो बाहर के पैथोजन से कॉज होते हैं, बाहर से आने वाले डिजीज़ से कॉज होते हैं। अभी हमने देखा था एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को। इसी तरीके से हमारी प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं।
ध्यान रखना है। जैसे हमारे आरबीसीज के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसे ही हमारे प्लेटलेट्स के अंदर भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे हमारे वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोन मैरो में बनते हैं, उसी प्रकार से हमारा प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में बनता है। जिस तरीके से आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पसल्स का टेन्योर जो होता है 20 से 120 दिन होता है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स का 13 से लेकर 20 दिन होता है। इसी तरीके से हमारे प्लेटलेट्स का जो होता है दैट इज़ 8 to 9 डेज, दैट इज़ 8 to 9 डेज। नॉर्मल जो होता है रेंज जो होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख होता है पर क्यूबिक मिलीलीटर का। इसका भी काम यही है कि काम क्या है कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। ठीक है, अगर किसी इंसान के डीएनए के अंदर अगर ब्लड क्लॉट करने वाले जीन्स नहीं होते तो उसे हीमोसाइटोसिस हो जाता है, एक प्रॉब्लम होती है। ब्लड का एक और काम होता है बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। जनरली क्या होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ब्लड जो होता है क्लोटिंग होता है, इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। ब्लड का क्लॉट होना 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की वजह से होता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज जनरली ड्यू टू 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम तीनों मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन मिलके फिब्रिन बनाते हैं। फिब्रिन और ब्लड कॉर्पसल्स मिलके क्लॉट करते हैं हमारे ब्लड को। ठीक है, लिम्फ की बात करें तो लिम्फ की बात करें, जैसे ब्लड होता है पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड एक ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है। इसी तरीके से लिम्फोटिक सिस्टम होता है या लिम्फोटिक सिस्टम होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो टिश्यूज़ होते हैं फ्लूइड से बने होते हैं। ये जहाँ भी बॉडी के अंदर खाली जगह होती है ना, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये प्लाज्मा की तरह कुछ हल्का फुल्का येलोइश दिखता। अब बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुप्स की। देखिए, हमारे किसी भी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये डिपेंड करता है कि उसके आरबीसी के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। देखो, रीज़न फॉर डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमन इज़ द ग्लाइकोप्रोटीन, जो कहाँ पर होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स के ऊपर होता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीजन। तो ध्यान दीजिए, किसी भी ह्यूमन की ब्लड ग्रुप क्या होगा ये डिपेंड करता है उसके आरबीसीज के ऊपर जो लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर एंटीजन बोल लो, वो किसकी है। अगर वो एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। ध्यान दीजिए, अगर एंटीजन उसकी रेड ब्लड सेल्स या फिर उसके जो आरबीसीज के ऊपर की जो एंटीजन है वो उसमें ए भी है बी भी है तो ब्लड ग्रुप भी उसका ए बी होगा। अगर ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, एंटीबॉडी। जैसे आरबीसी है उसी तरीके से ब्लड के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आरबीसी के अंदर एंटीजन ए है तो उसके प्लाज्मा के अंदर, उसी ह्यूमन के प्लाज्मा के अंदर बिल्कुल अपोजिट एक प्रोटीन होगा, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी बी। ध्यान से सुनिए, अगर किसी ह्यूमन के ब्लड के अंदर आरबीसी की सेल के ऊपर जो उसका एंटीजन ए है तो वो प्रोटीन से बना हुआ है, उसके अपोजिट प्रोटीन होगा उसके प्लाज्मा के अंदर। वहाँ अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा। ध्यान देना, ए है तो बी होगा, बी है तो ए होगा। ठीक है, अगर किसी ह्यूमन के आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी है, क्या है? ए बी दोनों है, तो उसके एंटीबॉडी कोई सा भी नहीं होगा, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ध्यान से सुनना। वहीं अगर मैं कहूँ उसकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है,
कोई भी एंटीजन ना ए है ना बी है, तो उसके उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए बी दोनों होंगी। ध्यान सुनना। अब बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? एंटीजन, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, ये एंटीजन बी एंटीबॉडी बी दोनों एक साथ एक शरीर में नहीं रह सकता। अगर ऐसा होता है तो ब्लड टाइट थिक होने लग जाता है, वो थिक होने की वजह से ब्लड ख़राब होने लगता है। इसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड। इसीलिए जब भी हम किसी को ब्लड देते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि ब्लड ग्रुप सेम ही हो, अलग ना हो। अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन के शरीर के अंदर एंटीजन ए है वाला ब्लड है और आप उसे दे दीजिए, मतलब ब्लड ग्रुप ए है और आप उसको दे दें ब्लड ग्रुप बी। ध्यान से सुने, अगर ये मेरे पास एक ह्यूमन है, अगर मेरे पास एक ह्यूमन है, इसके अंदर जो है ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो अब इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? डी होगी, ऑब्वियस है। अब एक और ऐसा इंसान है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। अब इसका मतलब इसका एंटीजन क्या होगा? ए होगा। अगर इसका ब्लड में इसमें डाल दूँ, इसका ब्लड में इसमें डाल दूँ, तो मान लीजिए ये वही इंसान है। अब ब्लड तो उसका ए था, यहाँ से मैंने बी वाला डाल दिया इसके अंदर, ब्लड ग्रुप बी आ गया और एंटीजन क्या आ गया? इसमें ए आ गया। अब मैंने आपको बोलता है एंटीजन सेम नहीं होता। अगर एंटीजन सेम होगा तो क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी, ब्लड जो होगा डार्क होने लग जाएगा, तो इस वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब अगर कोई इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब एंटीजन ओ है, क्या है? एंटीजन ओ, तो मैंने आपको बताया इसके अंदर एंटीबॉडी जो होगी इसके प्लाज्मा में वो ए बी होगी। अब ऐसा इंसान जिसके पास ए बी दोनों एंटीबॉडी है वो तो किसी को भी दे सकता है, तो इसीलिए कहते हैं इसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी दे सकता है। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है। अगर किसी के पास ए बी है तो उसके पास कोई शरीर में एंटीबॉडी नहीं है। अब जब एंटीबॉडी नहीं तो किसी से भी ले सकता, कोई भी एंटीबॉडी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, RH फैक्टर ये भी इसी तरीके से होता है, ये बाद में बताएंगे कि ह्यूमन के ब्लड के अंदर RH फैक्टर देखना होता है। सेम RH फैक्टर वाला ब्लड आना चाहिए, अपोजिट वाला नहीं आना चाहिए, तो वरना इसमें भी ब्लड थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिसिस। ये भी सेम वही है। RH अगर पिता का RH प्लस पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो बच्चा जो पैदा होगा वो उसकी डेथ हो सकती है या फिर इसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ का मतलब क्या होता है? जो भी आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी फ्लूइड जो होता है कलरलेस होता है, प्लाज्मा जो बना होता है वो भी कलरलेस होता है। ठीक है, अब हमारा अगला सेगमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी का कार्य करेंगे। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर हम अलग अलग पार्ट्स करेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यही कवर करेगा इसमें, इस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हम देख लेंगे, बस यही हुआ। हाँ, और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेंगे हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेंगे हम, नर्वस सिस्टम देख लेंगे, माइंड वाला देख लेंगे, हार्मोन्स वाला भी होगा इसके अंदर। तो स्केलेटल सिस्टम भी देख लेंगे। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम भी देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखेंगे इसके अंदर हम।
चलो, तो सबसे पहले हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम कोई भी खाने को मुंह के अंदर से लेते हैं तो उसे बोलते हैं इंजेशन। सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टेप होता है इंजेशन। फिर इंजेशन होने के बाद वो खाना में पचता है, दैट इज़ नॉन डाइजेशन। फिर वो एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अलग अलग हिस्से में भेजेगा। जब अलग अलग हिस्सा ले लेगा उसको यूज़ करेगा, दैट इज़ नॉन एज यूज़ करना इज एसिमिलेशन। यूज़ करने के बाद कुछ वेस्ट बचेगा, दैट इज़ नॉन एज डिफेक्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्ब डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में हम जो होता है, जो भी हमारा खाना है, हम नॉन एब्जॉर्बेबल फूड को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। हमारा मुंह, जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होता है। क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं सलाइवा छोड़ता है। सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि अमाइलेज हो गई और पेटियलिन हो गए। अमाइलेज कह लो, ठीक है, पेटियलेज कह लो। ये अमाइलेज का काम क्या होता है, अमाइलेज जो होता है हमारे फूड के अंदर, हमारे जो फूड के अंदर स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, वो सिंपल शुगर डाइजेस्टेबल हो जाती है। इसी तरीके से लाइजोजिम प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा के अंदर। ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है। हमारे मुंह के अंदर लगभग डेली 1.5 लीटर सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8 से लेके 7 पॉइंट के आसपास होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे हमारा जो ओइसोफेगस होता है, फूड कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जो इस तरीके की मूवमेंट होती है उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो फूड को आगे पुश करने में हेल्प करती है। ठीक है, जब हमारा स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, शाइम के अंदर, शाइम के अंदर कन्वर्ट होता है। जो हमारा फूड होता है वो पेट के अंदर वो क्या होता है, शाइम के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये शाइम के अंदर कन्वर्ट जनरली क्यों होता है, स्टमक के मूवमेंट की वजह से होता है। अब बात करते हैं कि स्टमक के अंदर फूड डाइजेशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी खाना जब हम खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर लगभग 4 घंटे के आसपास रहता है। हमारे पेट में आने के बाद हमारे पेट जो स्टमक होता है उसकी वॉल जो होती है वो एक ग्लैंड होता है उसके अंदर, जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है। तो हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। वो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, हल्का सा येलो होता है, एसिडिक होता है, जो हल्का सा येलो कलर का होता है और एसिडिक होता है। गैस्ट्रिक जूस जो उसका पीएच होता है 8.8 है, तो हाईली एसिडिक होता है बहुत ज़्यादा। उस एसिड का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे वो क्या होता है, ऑक्सीडेंटिक सेल्स होती हैं हमारे पेट की, उसमें से रिलीज़ होता है। हमारे पेट के अंदर ऑक्सीडेंटिक सेल्स होती हैं, उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है। ठीक है, हमारे पेट के अंदर क्या होती हैं, एक ऑक्सीडेंटिक सेल्स होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करती है और जिससे हमारा फूड खाना जो होता है गलता है और बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं। अब जब वो एसिड छूटा है तो हमारे खाना जो होगा एसिडिक होगा, हमारा खाना क्या होगा, फूड जो होगा एसिडिक हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड को एसिडिक कर देता है, बाय विच, जिसकी वजह से एक्शन ऑफ अमाइलेज फूड स्टॉप, इसकी वजह से बाय विच एक्शन ऑफ अमाइलेज ऑन द फूड स्टॉप हो जाता है। अमाइलेज का काम क्या होता है कि स्टार्च को कन्वर्ट करना सिंपल शुगर के अंदर, वो भी रुक जाता है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक, जो गैस्ट्रिक जूस जो निकला है उसके अंदर और एंजाइम होते हैं जैसे कि पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। रेनिन का काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है कैसिनोजेन्स इनटू कैसीन फाउंड इन मिल्क। मिल्क के अंदर जो हमारे कैसीन होता है, कैसिनोजेन होता है, उसे कैसीन के अंदर कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से हमारी इंटेस्टाइन है, 2 इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड करोगे तो 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं उसको हम। सबसे पहला है ड्यूडनम, दूसरा है जेज्यूनम, तीसरा है इलियम। जेज्यूनम की बात ड्यूडनम की बात करें, जैसे ही ड्यूडनम के अंदर फूड पहुंचता है, यहाँ पर फूड आने के बाद बाइल जूस जो होता है वो यहाँ पर आता है। अब बाइल जूस कहाँ बनता है, बाइल जूस हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लिवर, वहाँ से बाइल जूस बनता है। वहाँ से बनने के बाद वो गैल ब्लैडर में जाता है, गैल ब्लैडर में स्टोर रहता है। जब भी गैल ब्लैडर को लगता है कि इंटेस्टाइन को जूस चाहिए, तो गैल ब्लैडर वहाँ से बाइल डक्ट, एक रास्ता है, उसके द्वारा ड्यूडनम के अंदर वो जूस को भेज देता है।
अब बाइल जूस का काम क्या है, जो भी खाना जो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिल गया था, एसिडिक हो गया था, उसको एल्कलाइन कर देता है, नॉर्मल कर देता है। ध्यान से ये सुन लिया। अब हमने क्या देखा, अभी हमने देखा लिवर से एक जूस आया, इसी तरीके से पेनक्रियास से भी एक जूस आता है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक जूस। इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी 3 तरीके के एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा है लाइपेज। ठीक है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन और पेप्टॉन, प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, पेप्टॉन को बदलता है ये अमीनो एसिड के अंदर। इसी तरीके से एमाइलेज होता है, स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में बदलता है। इस तरीके से लाइपेज होता है, ये फैट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर। समझ में आया? एक चीज़ और है, दैट इज कोलिसाइटोकिनिन, एक हार्मोन है जो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ ड्यूडेनम्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ध्यान से, एंडोक्राइन सेल्स मैंने बताए थे, ऐसी सेल्स जो हार्मोन रिलीज़ करती है डायरेक्ट ब्लड के अंदर, उनके पास कोई अपना डक्टर नहीं होता और रास्ता नहीं होता जिससे वो हार्मोन को डायरेक्ट किसी एक स्पेसिफिक जगह पर, साइड स्पेसिफिक जगह पर छोड़ सकें। तो ड्यूडेनम की एक सेल होती है, वो क्या करती है कोलिसाइटोकिनिन एक हार्मोन से रिलीज़ करती है, जो क्या करता है, विच इंड्यूस द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम द पेनक्रियास। मतलब जब हमारी लीवर की वॉल ने, ड्यूडेनम की वॉल ने, या सॉरी लीवर कह रहा था मैं, ड्यूडेनम की वॉल ने, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल ने ये वाला हार्मोन कोलिसाइटोकिनिन छोड़ा, तो वैसे ही हमारा जो पेनक्रियाज है वो क्या करेगा, वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ कर देगा, और हमारा जो गैल ब्लैडर है वो बाइल जूस छोड़ देगा। इस वाले एंजाइम को हम एपेटाइट सप्रेसर भी कहते हैं। अभी हमने ड्यूडेनम का देखा, इसी तरीके से अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट जेजुनम, उसका काम क्या होता है, यहाँ पर जो होता है खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है और एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है। मतलब सॉरी, यहाँ पर खाना डाइजेस्ट कम्प्लीटली हो जाता है, अब डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेस्ट की जगह एब्जॉर्ब किया जाएगा इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है। इस वॉल के अंदर भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। अब ये इंटेस्टाइनल जूस कौन कौन से होते हैं, जैसे इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज़ एरिप्सिन, सेकेंड इज़ माल्टेज, थर्ड इज़ सुक्रस, फोर्थ इज़ लैक्टस एंड देन लाइपेज। अब एरिप्सिन का काम क्या होता है, जो भी बचा कुचा प्रोटीन और पेप्टॉन है ये उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज का काम क्या होता है, जो भी मेल्टोस होता है उसको ग्लूकोज में बदल देता है। सर्कस का काम क्या होता है, सर्कस भी ग्लूकोज के अंदर बदल देता है और फ्रुक्टोज के अंदर बदल देता है। लैक्टेज की बात करें तो लैक्टेज क्या करता है, ये लैक्टोज जो होता है जो मिल्क के अंदर होता है उसे ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज की बात करें, फैट को ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो एल्कलाइन होता है, क्या होता है, एसिडिक नहीं होता। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम। क्या है इलियम? यहाँ पर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। जो भी खाना डाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पर ब्लड के अंदर मिक्स होता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर इसी हिस्से के अंदर विलेय, हमने छोटी क्लास में देखा था, विलेय एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इस तरीके से। अगर मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसी होगी, यहाँ पर होती है, यहाँ पर फिर सबसे ज़्यादा ये विलेय सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने में मदद करती है। एसिमिलेशन मतलब जो खाना ले लिया, एब्जॉर्ब हो गया, अब उसको यूज़ करेगी हमारी सेल्स। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर जो भी खाना, अब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ना ही कोई डाइजेशन होगा, सीधा जो भी वेस्ट बचा है यहाँ से वो निकलेगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर बैक्टीरिया को किस में बदल करते हैं, फीसेस में बदल देते हैं। ठीक है। ऐसा पाउच जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने में मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम। तो दिक्कत, ये चीज़ एक बार देख लेते हैं। ये चीज़ अभी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं डाइजेशन की। अब डाइजेशन के अंदर अलग अलग ग्लैंड थे, उन्होंने अलग अलग एंजाइम्स छोड़े, उनके बारे में देखते हैं। सलाइवा जो होता है वो कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है। सलाइवा जो होता है सलाइवरी ग्लैंड से आता है। इसमें एंजाइम होता है अमाइलेज। ये अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को किसमें बदल देता है, मल्टस, या फिर स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज में बदलता है, मल्टस। इसी तरीके से हमारा जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है। इसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलता है। रेनिन क्या करता है,
कैसीन को कैल्शियम कैल्शियम में बदलता है, कैसिन में बदलता है। इसी तरीके से पेनक्रियास की बात करूँ, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है जिसके अंदर 3 तरीके के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। अमाइलेज का काम क्या होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, शुगर के अंदर बदल देता है। लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को ग्लिसरीन या फिर फैटी एसिड में बदल देता है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जो कि क्या रिलीज़ करते हैं एंजाइम, एलिप्सन, माल्टेज, लैक्टेज, सर्केस, लाइपेज। एरिक्सन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर, माल्टेज क्या करता है, माल्टोस को ग्लूकोज के अंदर, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, सर्केस क्या करता है, सिरकोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है, लाइपेज क्या करता है, फैट को ग्लिसरीन या फिर अमीनो एसिड फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। अब हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स की बात करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे लिवर, जिसने कि बाइल जूस छोड़ा था। लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, करीब 1.5 किलो के आसपास का होता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है। लिवर का एक और काम है, ये भी ज़रूरी काम है, ये क्या करता है, जो बॉडी के अंदर ज़्यादा अमीनो एसिड इकट्ठा हो गया है, बॉडी के अंदर ज़्यादा अमीनो एसिड इकट्ठा हो गया तो उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। ये अमोनिया एक प्रोसेस डिमिनेशन के द्वारा किस में बदलेगी, यूरिया में बदलेगा, और ये यूरिया के रूप में जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान दें, लिवर क्या करेगा, अमीनो एसिड को अमोनिया में बदल देगा डिमिनेशन के द्वारा, और ये अमोनिया किस में, यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यूरिन हमारी बॉडी से ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। कभी कभी अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा कभी कभी क्या करता है, लिवर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, अगर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो। एक चीज़ और, अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें, लिवर में कार्बोहाइड्रेट लिवर जो होता है कार्बोहाइड्रेट की साइकिल या मेटाबॉलिज्म में क्या रोल प्ले करता है, अगर बॉडी के अंदर कभी कभी ज़्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो लिवर क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और वो ग्लाइकोजन जो होता है वो ऐसी सेल जिन्हें हैप्टिक सेल बोलते हैं वहाँ पर जाके स्टोर हो जाती है। अभी वहाँ स्टोर हो गई, जब भी कभी बॉडी को ग्लूकोज की कमी होगी तो ये हैप्टिक सेल्स वो अपने अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट कर देगा वापस किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और फिर वो ग्लूकोज वापस हमारी बॉडी में चला जाएगा और इस तरीके से ग्लूकोज की कमी पूरी होगी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट की कमी हो जाती है तो, या हमारे फूड के अंदर फैट की कमी है, बॉडी के अंदर फैट की कमी है, तो लिवर क्या करता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट को फैट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि बॉडी के अंदर फैट की कमी जो होती है पूरी हो जाती है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हेपरिन प्रोटीन टेक प्लेस इन लिवर, जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने से रोकती है। हेपरिन प्रोटीन का काम क्या होता है कि हमारे लिवर के अंदर ये होता है, ये हेपरिन प्रोटीन हमारे लिवर सीक्रेट करता है। ये क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट होने से बॉडी के अंदर रोकता है। आरबीसी ख़त्म जो होते हैं वो लिवर के अंदर ही होते हैं। लिवर जो होता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, और साथ साथ अगर कभी कोई इंसान मर जाता है तो किस रीज़न की वजह से उसकी डेथ हुई है इन्वेस्टिगेट करने में भी लिवर हेल्पफुल होता है। गैल ब्लैडर का काम क्या था, ये कट्टे जैसा होता है, पियर जैसे, मटर जैसा, जो लिवर ने बाइल जूस बनाया है ये बाइल जूस के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और जब कभी डिओडेनम को जहाँ पर बाइल जूस जाना है वहाँ पर लगता है कि बाइल जूस की ज़रूरत है, तो ये गैल ब्लैडर जो होता है एक बाइल डक्ट के द्वारा वहाँ पर जो है बाइल जूस को भेज देता है। बाइल जूस जो होता है येलो हल्का ग्रीन कलर का होता है और एल्कलाइन होता है, पीएच इसका 7.7 होता है। बाइल जूस के अंदर 85% वाटर होता है और 12% बाइल पिगमेंट होती है। बाइल जूस मैंने बताया था आपको कि फूड को एल्कलाइन करने में मदद करता है। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट रखते हैं, जॉन्डिस। कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा बाइल डक्ट के अंदर, बाइल डक्ट क्या है, जो गैल ब्लैडर से डिओडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, गैल ब्लैडर एक स्टोरेज साइड है, यहाँ से एक डक्ट रास्ता है दैट इज़ नोन एज
बाइल डक्ट, कभी कभी इस बाइल डक्ट के अंदर कोई रुकावट आ जाती है तो अब बाइल जूस जा नहीं पाएगा जुड़ने में, तो लिवर क्या करेगी, जो ब्लड के अंदर बिलीरुबिन होती है जो कि बाइल बनाने में मदद करता है, वो ब्लड से लेना ही बंद कर देता है। लिवर क्या करेगा, बिलीरुबिन लेना ही बंद कर देगा। अब जब बिलीरुबिन लेगा ही नहीं तो ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी पीली लगने लगती है, तो जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, तो बॉडी जो होती है पीली पड़ने लगती है। पैनक्रियाज सेकंड सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सीधे सीधे हार्मोन्स को जो है ब्लड के अंदर सीक्रेट करेगा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। पैनक्रियाटिक जूस छोड़ता है जिसके अंदर 9.8% वाटर होता है, बाकी जो होता है सॉल्ट और एंजाइम होता है। पीएच जो होता है इसका भी बेसिक ही होता है, ठीक है। इसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। अब पैनक्रियास की एक जगह है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, आइलेट ऑफ लैंग्रेंस। आइलेट ऑफ लैंग्रेंस, आइलेट ऑफ लैंग्रेंस का एक पार्ट होता है, मतलब इसको डिवाइड करोगे तो इसके अंदर 3 हिस्से देखे जाएंगे। तो पहले को बोलेंगे हम अल्फा सेल, इसके अंदर होती है, दूसरे बीटा सेल, तीसरा ये है, ठीक है। तो अल्फा सेल का काम क्या होता है, ये ग्लूकागॉन को छोड़ता है। ग्लूकागॉन को क्या करता है, ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, अभी हमने देखा था कि हेप्टिक सेल होती है, वो क्या करती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है, किसमें, ग्लाइकोजन। तो ग्लूकागॉन क्या करते हैं कि यही ग्लूकागॉन क्या करते हैं, यही ग्लाइकोगॉन जो थी उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। ये ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, इन ग्लूकागॉन का काम होता है जो ग्लाइकोजन होता है उसको वापस जब ज़रूरत है बॉडी के अंदर ग्लूकोज की तो उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से बीटा सेल होती है जो बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ाती है, इंसुलिन रिलीज़ करती है, जिसका काम क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ग्लूकोज को जो है ख़त्म होने में मदद करता है। ये इसी तरीके से ये वाला देखना पड़ेगा, वो क्या करता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये सेल जो होती है वो सोमाटोस्टेनिन हार्मोन रिलीज़ करता है। अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा इंसुलिन हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइकेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइकेमिया। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, मैंने बताया, ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को ले जाने में मदद करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं, एक हार्ट, एक आर्टरीज, एक वेन्स और चौथा है ब्लड। हार्ट क्या होता है, हार्ट जो होता है एक चेम्बर होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर सेफ रहता है। हार्ट का वेट लगभग 300 ग्राम के आसपास का होता है। ह्यूमन का हार्ट 4 चेम्बर का होता है। और अगर हम दिल की बात करें तो राइट वाले हिस्से में 2 पार्ट होते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से मेरा दिल है, ठीक है, फिर ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मान लीजिए ऊपर से, ठीक है, तो ये तो आगे तो ऐसे मान लीजिए, एक सेकंड लीजिए, कोई ह्यूमन है, ये उसका हार्ट, ये उसका क्या है, चेस्ट है, इस तरीके से क्या है उसकी बैक है, तो शोल्डर हो गया उसका, इस तरीके से। अगर कोई ह्यूमन है, ये उसका चेस्ट है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो राइट आर्टरियम कुछ इस तरीके से था, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल वहाँ पर एक दीवार होती है, जिसे बोलते हैं ट्राइकप्सेट वेल्व, जैसे दिल है, तो ये वाली जो वाल्व है, उसे बोलते हैं
ट्राइकप्सिड वाल्व, क्या बोल रहे हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व। इसी तरीके से लेफ्ट आर्टरियम से लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाली जो होती है उसे बोलते हैं बाइकप्सिड वाल्व, क्या बोलते हैं, बाइकप्सिड वाल्व। वेन क्या होती है, वो जो ब्लेन वेन्स जो होती हैं, देखो आर्टरीज का काम क्या होता है, आर्टरीज ए है, ए से याद रखो, ए मतलब अच्छा काम करेगी। ए अच्छा काम क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके आएगी, मतलब ऑक्सीजन, दिल से ऑक्सीजन लेगी और सब जगह पर लेके जाएगी, मतलब दिल से लेके जा रही है, सबसे ध्यान से रखना, दिल से आर्टरीज लेके जाएगी, दिल से आर्टरीज लेके जाएगी, ए है, ऑक्सीजन लेके जाएगी ऑक्सीजन सारी पार्ट पर। अब यहाँ से क्या लेके जाएगी वापस लंग पर, डीऑक्सीजन ब्लड लेके जाएगी, तो लेके जाएगी ऑक्सीजन। पहली बात ऐसे याद रखो, आर्टरीज का काम क्या है, ए मतलब अच्छा काम कर रही है, तो मतलब ये दिल से क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, लेके गया, अब लेके जा रही है तो यहाँ से भी लेके जाएगी, यहाँ से क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जाएगी। अब वेन्स की बात करें, वी तो कितना एंड में आता है, तो इसका काम क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन रिच ब्लड को लेके जाएगी। अब ये लेके जा रही है तो इसका मतलब ये लेके आएगी दिल में भी। तो वेन्स जो होती है पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, कहाँ से, लंग से यहाँ तक। एरोटा वो नस होती है जो सबसे मोटी नस होती है आर्टरी की, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, आर्टरीज मैंने आपको बता दिया, पल्मोनरी मैंने आर्टरी भी बता दिया। आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजन लेके जा रही है ना, आर्टरी लेके जा रही है। इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी होती है, यहाँ से भी लेके जाएगी, तो क्या लेके जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाएगी। ये कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड को लेके जाएगी, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। ये चीज़ ध्यान रख लेते हैं, देखो कि ये राइट वाला हिस्सा है, ये लेफ़्ट वाला हिस्सा है। देखो राइट वाला इंसान ज़्यादा काम कर सकता है, राइट अच्छी चीज़ ज़्यादा काम करेगी, तो ये कह रहे हैं राइट पार्ट जो होता है क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा। कैसे ज़्यादा काम, तो तभी करेगा जब वो गंदगी ज़्यादा हटाएगा। तो राइट पार्ट ऑफ द ब्लड देयर रिमीन्स इम्प्योर ब्लड, क्या रहेगा, तो गलत काम को झेलने का तो भैया राइट वाला इंसान ही कर सकता है, तो राइट वाला जो हिस्सा होगा वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, और जो लेफ़्ट वाला होगा वो तो आसान काम कर सकता है, लेफ़्ट है वैसे ही बेकार इंसान है, तो ज़्यादा काम नहीं देंगे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन वाला ब्लड दे सकते हैं, जिसमें कि उससे ज़्यादा काम नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं हम कोरोनरी आर्टरीज, क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी, द आर्टरी कैरिंग ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट। ऐसी आर्टरीज जो ब्लड को मसल्स तक लेके जाएंगे उसे कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अगर इसमें कहीं दिक्कत आ जाती है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो हमारी जो होती है, जैसे हम एक मैमल है, मैमल्स के अंदर क्या है, डबल सर्कुलेशन मतलब दिल से ब्लड जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा, ठीक है, और लंग्स पे जाएगा, लंग्स से यहाँ पर आएगा, दैट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन, दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, कार्डियक साइकिल की, किसकी, कार्डियक साइकिल की। तो हम किसकी बात करते हैं, हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। तो जब सिस्टोलिक, दो तरीके की रिदम होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी को दबाना, दबा तो आप ऐसे पाओगे ही नहीं, दबाने में तो बहुत दम लगता है, तो सिस्टम है आपका ये, ठीक है, एक तरीके से सिस्टम ही है। सिस्टम मतलब अब जब आपके पास ज़्यादा पावर है, आप किसी को दबा सकते हो, तो दबाने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो सिस्टम इज़ लाइक अ, तो साइस्टोलिक को क्या बोलते हैं, साइस्टोलिक इज़ लाइक अ सिस्टम मतलब
ज़्यादा पावर दबा सकते हो। डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सन, तो सिस्टोलिक मतलब कंट्रैक्शन, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्शन। तो इस तरीके की मूवमेंट जो होती है हार्ट की, जो दो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोलिक एंड रिलैक्शन इज डायस्टोलिक। अब बात करते हैं हार्ट के अंदर दो जगह होती है, एक होती है एस ए नोड जिसे हम कहते हैं सीनो आर्ट्रियल नोड, और इसी तरीके से एक होती है ए वी नोड जिसको हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ऐसे नोड का काम क्या होता है, ऐसे नोड ना इम्पल्स एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है जो कि हार्ट को रिदमिक मूवमेंट करने में मदद करता है। ये ज़्यादा इसी को उसको पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर मतलब जो पेस बना रहा है, हार्ट को मूवमेंट करने में मदद कर रहा है। ये जैसे अगर मेरा ऐसे करके हार्ट है, एक सेकंड सॉरी, ठीक है, 4 चेम्बर है। यहाँ पर इस जगह पे जो होता है क्या होता है हमारा ऐसे नोड होता है, और इस जगह पे क्या होता है हमारा एन ए नोड होता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा। ये उसके आधे से भी आधे के आसपास करता है। ये ज़्यादा करता है, ये थोड़ा कम करता है। अगर कभी ऐसे नोड ख़राब हो जाता है तो ए वी नोड हेल्प करता है, पर अकेले काम नहीं कर सकता, कुछ टाइम तक कर सकता है। इससे पहले हमें ऐसे नोड को ठीक करना होता है। तो कभी कभी जब ऐसे नोड ख़राब होते हैं तो हम जो है इंसान की बॉडी के अंदर पेस मेकर लगाते हैं, जिसकी वजह से उसका दिल जो है नॉर्मल काम करने लगे। अब बात करते हैं हम आर्ट्रियो एक सेकंड चाहिए। अब हम बात करते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की। ये बता चुका हूँ क्या, आर्टिफिशियल पेस मेकर मैंने बता दिया। जब कभी ऐसे नोड काम नहीं करता, एक नोड काम नहीं करता, तो हम उसमें पेस मेकर लगाते हैं ताकि उसका हार्ट जो होता है काम करे नॉर्मल। हार्ट बीट की बात करें, दिल की धड़कन की बात करें, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर 72 से 1 मिनट में 72 बारी 72 बारी लगभग बीट करता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। एक सिंगल पंप जो होता है, एक सिंगल बीट जो होती है, वो लगभग 50 से 80 मिलीलीटर ब्लड को पुश करती है। 120 से 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक इज अ नॉर्मल प्रेशर इन द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक इक्विपमेंट है दैट इज नोन एज स्पाइगमोमैनोमीटर होता है। थायरोक्सिन और एड्रेनाल ऐसे 2 हार्मोन्स होते हैं जो हमारी हार्ट बीट को इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, ये 2 ऐसे हार्मोन्स होते हैं थायरोक्सिन और एड्रेनाल जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। आर्टरीज और वेन्स कनेक्टेड होते हैं कैपिलरीज वाली जगह पे। कैपिलरीज भी बहुत छोटी नस होती हैं जो दोनों को कनेक्ट करती है। अब बात करते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कुछ इसी प्रकार से हमारा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये क्या काम करता है, लिम्फ लाइट येलो फ्लूइड कलर के होते हैं, लाइट येलो कलर के होते हैं। ये इंटरेस्ट जहाँ पर बॉडी के अंदर स्पेस होता है वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। कहीं टिश्यू हो गया या सेल हो गया, वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसकी ये जो बना होता है, इसकी कंपोजिशन भी ब्लड की तरह ही होती है, ब्लड और प्लाज्मा की तरह होते हैं। इसके अंदर भी हमें WBCs, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। द कॉर्पसल्स फाउंड इन लिम्स, इसके अंदर भी लिम्फोसाइट्स देखने के लिए मिलता है जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। जो लिम्फ होता है, ये इसमें लिम्फोसाइट जो होता है वो लिम्फ्स को मदद करता है डिजीज से प्रोटेक्ट करने में। नोड फाउंड इन लिम्फोसाइट्स, कुछ ऐसी लिम्फ्स के अंदर जगह होती हैं, स्पेसिफिक जगह होती है जिन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं, जो एक तरीके से काम करता है फिल्टर ऑफ माइक्रोब्स को हटाने का काम करता है। लिम्फ्स का एक और काम होता है चोट को ठीक करने में, साथ में मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, वेस्ट को बाहर निकालेगा। ये नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड सबको निकालता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, किडनी, ये यूरिया को निकालता है, लिवर हो गया, स्किन हो गया, लंग्स हो गया। किडनी की बात करें, अगर किडनी स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल किडनी की बात करें तो उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट जो होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर पार्ट जो होता है उसे मेड्यूला कहते हैं। ठीक है,
लगभग हर एक किडनी जो होती है 13 करोड़ के आसपास, 1,30,00,000 के आसपास किडनी डक्ट उसमें होते हैं। इसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। हाँ, नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी का स्ट्रक्चरल सबसे बेसिक यूनिट होता है, और किडनी के अंदर एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है। देयर इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर इन एवरी नेफ्रॉन, जिसे हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ थाइन बिटवीन बोमन्स कैप्सूल इज मेजर टू वाटर। लगभग एक किडनी जो होती है एवरेज 125 मिलीलीटर पर मिनट के अंदर ब्लड को जो है फिल्टर करती है, और पूरे दिन में कहूँ तो 180 लीटर जो है ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है। जो यूरिन होता है हमारी बॉडी से जो निकलता है उसमें 95% वाटर होता है, और यूरिया, यूरिक एसिड, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। यूरिया जो होता है हल्का येलो कलर का होता है। यूरिया का हल्का सा येलो होना किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम्स की वजह से होता है। यूरोक्रोम जो होता है वो फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन होने पे, सेपरेट होने में, टूटने पे। यूरिया जो होता है हमारा एसिडिक होता है 6 के आसपास में। हमारा किडनी के अंदर जो स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनता है। जो स्किन होती है हमारे स्किन के अंदर 2 ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, एक ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड जो होता है हमारा वो सेबम सिक्रेट करता है, और स्वेट ग्लैंड्स हमारा स्वेट को रिलीज करता है। वहीं लिवर की बात करूँ तो लिवर जो होता है कन्वर्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को एमोनिया के अंदर, और एमोनिया को कन्वर्ट करता है डिमेशन में। जो अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो डिमेशन के थ्रू एमोनिया में जाता है, एमोनिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। लंग्स की बात करूँ, लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि हमारे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, या फिर वाटर वेपर को बॉडी से बाहर निकालता है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की।